Friends, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पोटेंशियोमीटर डिवाइस के बारे में डिस्कस किया है और हमने ये जाना कि हाउ पोटेंशियोमीटर इज बेटर डिवाइस एज कंपैरिजन टू वोल्टमीटर, because the potentiometer is a device which operates on zero current and it operates when there is no deflection in the galvanometer, and that's why it is a better device as comparison to voltmeter, and which was discussed in our earlier lecture. हमने ये भी डिस्कस किया कि पोटेंशियोमीटर जो है उस डिवाइस को हम जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, जब गैल्वेनोमीटर करंट जीरो होती है, उस कंडीशन में हम बैलेंस पॉइंट को स्टडी करते हैं और ईएमएफ की वैल्यू को हम मेजर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई द पोटेंशियोमीटर ऑपरेट्स ऑन जीरो करंट एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। और साथ ही हमने पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग को भी हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से बैलेंस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमने मीटर ब्रिज में कंसिडरेशन किया था कि जब गैल्वेनोमीटर करंट जीरो होती है, उस कंडीशन में जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, उस कंडीशन में जो लेंथ हमें मिलती है, जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, उस पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं। और जो लेंथ मिलती है हमें उस पर्टिकुलर ए पॉइंट से, वो हमारी बैलेंस लेंथ कहलाती है, और उस बैलेंस कंडीशन में हम मेजर करते हैं अननोन रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज के केस में, और अगर हम पोटेंशियोमीटर की बात करें तो हम मेजर करते हैं ईएमएफ। आज के इस लेक्चर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से बेटर डिवाइस है, तो जैसे कि पोटेंशियोमीटर बेटर डिवाइस है तो इसके एप्लीकेशन भी बहुत सारे होने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर डिवाइस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, और हम जो एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे क्लास 12th स्टैंडर्ड में हमारे प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग भी इनके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। मीन्स इन्हीं एप्लीकेशन के बेस पर प्रैक्टिकल्स भी हमारे हैं, सिलेबस में हमारे प्रैक्टिकल्स भी इन्हीं टॉपिक्स के रिगार्डिंग है, तो आपको ध्यान से इस पूरे लेक्चर को समझना है। तो आज का पहला जो एप्लीकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। हमने सेल के बारे में डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, और हमने समझा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं एक बार आपको डेफिनेशन बताना चाहूंगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इनसाइड द सेल। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम फील करते हैं उसके द्वारा जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कहा था, और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने एक रिलेशन भी डिस्क्राइब किया था, E माइनस आई आर इक्वल्स टू वी, जहां पर हमारा जो E था वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, I इलेक्ट्रिक करंट थी, R हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस था, और V हमारा टर्मिनल पोटेंशियल था। So this is the relation between terminal voltage and electromotive force which was discussed in our earlier lecture. So आज हम internal resistance की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं with the help of potentiometer। तो अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो यहां पर इस पूरे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और यहां पर हम दोनों की वैल्यू को पुट करके इंटरनल रेजिस्टेंस को वैल्यू को फाइंड करने वाले। जैसे कि सपोज करो यहां से अगर हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो यहां से आई आर को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा E माइनस वी इक्वल्स टू आई आर। सो आर की वैल्यू हो जाएगी E माइनस वी अपॉन आई। तो यहां से आर की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, तो अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां पर इस प्रैक्टिकल में, इस एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड कर इस समीकरण में, इस इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं, तो हमें इजीली इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे इस एप्लीकेशन में जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है उसमें दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट होता है और एक सेकेंडरी सर्किट होता है। तो यहां पर जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ब्लॉक डायग्राम समझा था, तो इस लेक्चर में हम उस पोटेंशियोमीटर डिवाइस का सर्किट डायग्राम से हम प्रैक्टिकल को समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो हम एप्लीकेशन समझने वाले हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसको हम सर्किट की फॉर्म में कनेक्ट करेंगे। लैब में भी जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो वहां पे सर्किट की फॉर्म में इसको कनेक्ट करने वाले हैं और उसका आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं, हम ऑब्जर्वेशंस लेने वाले हैं।
तो यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम के थ्रू इस एप्लीकेशन को समझने वाले हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर डिवाइस है उसमें दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट होता है और एक सेकेंडरी सर्किट होता है। तो यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हो कि जो ए से लगाकर जो बी पॉइंट है वो हमारा एक अलॉय वायर है जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन हो सकता है। ये ए से लगाकर जो बी तक जो वायर है वो हमारा 1000 सेंटीमीटर या 1 मीटर का है। ओके, जिसमें हमने देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटाइन के वायर लगे होते हैं कॉपर स्ट्रिप के ऊपर। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ना, जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटाइन जो वायर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए थे वहां पे। तो यहां पर यही चीज है कि ए से लगाकर बी तक हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारी 1000 सेंटीमीटर या 1 मीटर का यहाँ वायर है। जैसे कि मीटर पेज में हमने देखा था 100 सेंटीमीटर का पूरा मैग्नीन वायर था और यहां पर हमारा 1000 सेंटीमीटर का है, क्योंकि यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियोमीटर में वायर एडजस्ट होते हैं, कॉपर स्ट्रिप से जुड़े हुए होते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी सर्किट कौन सा है और सेकेंडरी सर्किट कौन सा है। तो देखो यहां पे जो हमारा ईपी जो सेल है, ईपी फॉर प्राइमरी, तो प्राइमरी सेल है ये प्लस माइनस, ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स आप देख पा रहे हो ये प्राइमरी सेल है, ये प्राइमरी सर्किट की है और ये रियोस्टेट है। तो प्राइमरी जो सर्किट है उसमें हमारे प्राइमरी सेल, की एंड रियोस्टेट ये तीनों जो हैं वो इस मैग्नीन वायर के सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो हम देखें तो इन प्राइमरी सेल एज शोन इन फिगर, बैटरी ईपी, रियोस्टेट आरएच, ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं इसको। जैसे कि देखो रियोस्टेट मींस क्या होता है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक रेजिस्टेंस तो वो होता है जिसकी वैल्यू को कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू को अगर हम सर्किट में कनेक्ट कर दे तो बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो रियोस्टेट रजिस्टर है, ये रजिस्टर ही है, वो इस प्रकार का रजिस्टर है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, है ना, ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स के दौरान इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं और हम डिफरेंट रीडिंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टेट वी कैन से। सो इन द प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सेल और वी कैन से द बैटरी, रियोस्टेट एंड की इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द प्राइमरी सर्किट। ठीक है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है प्राइमरी सर्किट में, तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट है। In secondary circuit, the positive terminal of the cell of EMF E, whose internal resistance is R, is to be measured, is connected to the end A of the potentiometer wire. देखो सेकेंडरी सर्किट में क्या है, हमें किस सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। देखो ये तो प्राइमरी सेल है, हमें सेकेंडरी सेल में जिसका हमें ईएमएफ फाइंड करना है, जिसका हमें ईएमएफ और जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उस सेल को हम सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करेंगे। जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है उस सेल को हम सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करेंगे। तो देखो ये जो ई सेल है, इस सेल का हमें ईएमएफ, इस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए एंड से कनेक्टेड है, जैसा कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में कहा। और जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो की के एक एंड से, और की का जो दूसरा एंड है वो रियोस्टेट रेजिस्टेंस बॉक्स वी कैन से, ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं इसको। ये हमारा रियोस्टेट है और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। दोनों वेरिएबल रेजिस्टर होते हैं लेकिन इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तब आपको इनके प्रैक्टिकल एनालिसिस और इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बताएंगे किस प्रकार से, किस वे से इन रेजिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टेट को हम यूज करते हैं। ओके, सो तो नेगेटिव जो टर्मिनल है सेल का, जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम की से, और की का जो दूसरा एंड है वो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो साथ में गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को जॉकी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है। जब हम कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे लैब में तब आपको और इजी वे में समझ में आएगा कि कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, किसका पॉजिटिव टर्मिनल किसके नेगेटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से हम किस प्रकार कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम लैब में और डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है और ये हमारा प्राइमरी सर्किट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि ये वर्क किससे करता है।
तो जैसा कि हमने कहा कि जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, मीन्स जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो फ्लो होती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बैलेंस पॉइंट फाइंड करते हैं। और उस कंडीशन में हमें बैलेंस पॉइंट मिलता है और उस बैलेंस लेंथ की हेल्प से हम फाइंड करते हैं हमारे ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पर वर्किंग कुछ इस प्रकार से रहेगी कि सबसे पहले हम की K1 को हम क्लोज करने वाले, जो कि प्राइमरी सर्किट में है। ओके, सो क्लोज द की K1, अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लैब में भी जब आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करोगे तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करना है एंड देन आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। सो क्लोज द की K1, अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर विद की K2 केप्ट ओपन। तो आपको क्या करना है फर्स्ट कंडीशन में कि K1 की को क्लोज कर देना है और K2 की को ओपन रखना है। अब देखो, जैसे K2 की ओपन रहेगी तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो K1 में प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होगी। ओके, सो इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू क्लोज द की K1 और हमें सेकेंड की को ओपन रखना है। मूव द जॉकी अलोंग AB टिल इट बैलेंसेस द EMF E ऑफ दिस सेल। अब हमें क्या करना है कि K1 को क्लोज कर देना है और K2 को ओपन रखना है, और फिर हमें ये जो जॉकी है, जो इसको हम कहते हैं एक नाइफ जैसी एक मशीन होती है, एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से इस वायर के ऊपर हम मूव कराते हैं, ट्रेस कराते हैं, तो हमें बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे इस जॉकी की हेल्प से हम A पॉइंट से स्टार्ट करते हुए B पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और मूव करते जाएंगे। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मीन्स गैल्वेनोमीटर का जो हैंड है वो जीरो पर आ जाएगा। उस कंडीशन को, उस पॉइंट को हम कहेंगे बैलेंस पॉइंट, है ना। यहां A पॉइंट से हम स्टार्ट करते जाएंगे मूव करना, और एक पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, सपोज कर लो ये C पॉइंट है, एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का जो हैंड है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जीरो पर आ जाएगा। वो ना तो इस तरफ होगा लेफ्ट में ना राइट में होगा, वो जीरो पर आ जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और गैल्वेनोमीटर डिवाइस ये शो करता है अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है मीन्स उस सर्किट में कोई करंट नहीं है। तो जिस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा उस पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट मान लेंगे। अब लेंथ को हम मेजर कर लेंगे, फिर हम A पॉइंट से लेंथ को मेजर कर लेंगे और वो लेंथ हमारी होने वाली है L1 और उसको हम कहेंगे बैलेंसिंग लेंथ। ओके, सो हियर L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ। अब सपोज कर लो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट x है, पोटेंशियल ग्रेडियंट x है, तो यहां पर EMF क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू XL1, है ना। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, x इक्वल टू V अपॉन L, है ना। द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, एंड हियर V इक्वल्स टू व्हाट, E, EMF, so E by L, and here E equal to XL, so here E equals to XL, है ना। और यहां पर E की जगह हमारा EMF X और L1 L लेंथ की जगह L1 लेंथ है, सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी E इक्वल्स टू XL1। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे कि K1 को क्लोज कर देंगे, K2 की को ओपन रखेंगे, एंड वी हैव टू मूव दी जॉकी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। एट जिस पॉइंट पर हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो मिल जाएगा उस पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट मान लेंगे और हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से EMF की वैल्यू को इक्वल टू XL1 राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो सेकेंडरी सर्किट है उसके अंदर ये वेरिएबल रेजिस्टर, जिसको हमने कहा रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे। मींस 1 रेजिस्टेंस 1 2 3 ओम लाइक दैट हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, है ना। सो इन सेकेंड स्टेप वी हैव टू चेंज द रेजिस्टेंस बॉक्स, वी हैव टू चेंज द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस चेंज करेंगे हम रेजिस्टेंस बॉक्स से, और क्या होगा कि K2 को क्लोज कर देंगे। हम अब सेकेंडरी स्टेप में क्या करेंगे, K2 को क्लोज कर देंगे, K1 भी क्लोज रहने देंगे और K2 को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहां से हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम लाइक दैट हम चेंज करेंगे और की K2 को क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर हमें क्या होगा कि एक बैलेंस पॉइंट मिलेगा। कैसे मिलेगा, वापिस हम क्या करेंगे, जॉकी की हेल्प से A पॉइंट से लगाकर B पॉइंट तक वापिस मूव करवाएंगे।
तो सेकेंडरी स्टेप में हम K1 और K2 की दोनों को क्लोज रखेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने वाले हैं। फिर हमें जॉकी की हेल्प से A पॉइंट से लगाकर B पॉइंट तक हम ट्रेस करते जाएंगे, मूव करवाते जाएंगे, तो फिर से हमें एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा और उस पॉइंट को हम मानेंगे बैलेंस पॉइंट सेकेंड और उसको हम कंसिडर करेंगे L2। उस बैलेंसिंग लेंथ को हम L2 कंसिडर करेंगे। अब हमें इस कंडीशन में जो वोल्टेज मिला वो हमें मिला जो हमारा EMF सेल का है वही यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ से जो वोल्टेज है EMF है E, वही वोल्टेज यहाँ से यहाँ है, क्योंकि ये दोनों क्या आपस में पैरेलल में है। देखो अगर इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे EMF मेजर किया वो किस कंडीशन में किया है, हमने जो बैलेंसिंग लेंथ मेजर की है वो किस कंडीशन में की है, जिस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है। अब अगर सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो हो रही है सेकेंडरी सर्किट में, तो कोई लॉस तो होगा ही नहीं, कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो जो EMF हमारा यहाँ कनेक्टेड वही EMF इस पॉइंट A और C के बीच में भी बताएगा, है ना। तो जो EMF सेल का है वही सेल का EMF यहाँ भी बताएगा। ओके, क्योंकि यहाँ से कोई वोल्टेज ड्रॉप होने वाला ही नहीं, करंट ही नहीं फ्लो हो रही है, तो जो EMF ये है वही EMF इस पॉइंट A और C के बीच अक्रॉस भी होगा। ओके, और हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम होता है और यहाँ पे सेम भी होने वाला है, तो जो ये सेल का EMF है वही A और C के अक्रॉस भी EMF होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है V = XL2 हो जाएगा सेकेंडरी कंडीशन, सेकेंड स्टेप। अब हम जानते हैं कि E = V + IR होता है, E = V + IR होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज। सो यहां से R क्या हो जाएगा, R = E - V/I हो जाएगा। अब यहां पर हमने दो इक्वेशन फाइंड किए, एक तो हमने किया E = XL1 और एक हो रहा है हमारी इक्वेशन V = XL2। अब यहां से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो E की जगह आ जाएगा XL1 और V की जगह आ जाएगा XL2 और डिवाइड में वापस हमारा टर्मिनल वोल्टेज है तो वहां आ जाएगा XL2। यहां से X को कॉमन लेंगे हम तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, X से X न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारे रिजल्टेंट जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, R = L1 - L2/L2 × R, वेयर L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ इन द केस ऑफ प्राइमरी सर्किट और L2 हमारे सेकेंडरी सर्किट के केस में बैलेंसिंग लेंथ है, एंड R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस। ये कौन सा रेजिस्टेंस है कैपिटल R, जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स से अप्लाई कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस बॉक्स से जो 1 ओम 2 ओम 3 ओम की वैल्यू को जो अप्लाई कर रहे हैं, हम जो चेंज कर रहे हैं, जितनी रेजिस्टेंस वैल्यू पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है वो हमारा रेजिस्टेंस कैपिटल R कहलाएगा, जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स से अप्लाई कर रहे हैं, एंड R जिसकी वैल्यू को हमने फाइंड किया है, एंड R इज द नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। Okay, so this is all about our today's lecture. If you have any kind of doubt regarding this whole lecture, regarding the working section of the internal resistance, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. And for better understanding, I will provide one animational video regarding the internal resistance of a primary cell, including practical application in our animational section, so you can easily understand this whole video by that particular practical application. Thank you.